आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे पास है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। हमने जितनी किस्म की बॉन्डिंग देखी पीछे, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, और फिर हमने मेटालिक्स बॉन्डिंग देखी। ठीक हो गया। आज हम उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड को। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या चीज़ होती है। फर्दर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इन सब बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से थोड़ा डिटेल के विद एग्जांपल देख लीजिएगा। यहाँ हम सिर्फ थोड़ी सी चंद एक इनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक जो कंपाउंड है, ये जो क्रिएट होता है, जो बनता है, ये बनता ही पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन की वजह से है। यानी कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इस तरह इन जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस बने हैं हमारे पास, ये आपस में अटैच होकर जो बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि ये आयंस आयंस पर मुश्तमिल होता है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, क्यों? इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आगे हम बात कर लेते हैं इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया। क्रिस्टल की फॉर्म को हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में होती हैं। ठीक हो गया। और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ ही रहा है, ये जितने भी ब्लू कलर है ये हमारे पास क्लोरीन के यानी कि नेगेटिव आयन है, और जितने आपको स्मॉल रेड नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है सोडियम के। ठीक हो गया। ये सोडियम क्लोराइड के हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बड़ी स्ट्रांग है। किस तरह देखिए, अब इस क्लोरीन की अट्रैक्शन देखिए, इस सोडियम के साथ भी है, इस सोडियम के साथ भी है, और इस सोडियम के साथ भी है। इसी तरह इस सोडियम की इस क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ, इसके बैकवर्ड पे मौजूद है क्लोरीन उसके साथ भी। यानी कि हर लिहाज से इन्होंने आपस में क्या की हुई, अपनी बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसलिए बड़े स्ट्रांगली यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके ऊपर होती है, जिसकी वजह से बड़े स्ट्रांग होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। और ये हमारे पास जो शेप होती है इसे क्रिस्टलाइन शेप भी हम कहते हैं। ठीक हो गया। और ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, इतनी जल्दी हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सके। और ये हमारे पास सोडियम और क्लोरीन की एक एग्जांपल थी आयनिक बॉन्ड के अंदर। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसे आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। जी, आगे हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये आती है कि आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम ऊपर शेप देख रहे थे, बिल्कुल वैसी शेप्स में ये प्रेजेंस होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि ये इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होती हैं इनकी, वो निग्लिजिबल होती है सॉलिड के अंदर। तो सबसे पहले हम एक थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किन के अंदर पास हो जाती है और किन के अंदर पास नहीं होती। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने के हमारे पास दो रूल्स हैं। या तो उसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए उस एटम के अंदर, या जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड बात, उसके अंदर फ्री ऑफ आइंस प्रेजेंस होने चाहिए। एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडली फ्री ऑफ आइंस। अब इसके अंदर सॉलिड के अंदर हमारे पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, क्योंकि ये आइंस क्रिएट की वजह से बना हुआ होता है, इसलिए इनके पास फ्री ऑफ आइंस प्रेजेंस होते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट होती है उसके पास तो आइंस भी फ्री नहीं होते। क्यों? हमने अभी डायग्राम देखी, वो टोटली हर लिहाज से आपस में क्या होता है, बाउंड हुआ होता है। ठीक हो गया। इसलिए सॉलिड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। लेकिन हाँ, अगर ये कोई सोल्यूशन के अंदर हो या ये मोल्टन फॉर्म के अंदर, मोल्टन फॉर्म लाइक पिघली हुई कोई कोई किसी लोहे को हम पिघला देते हैं, जो पिघली जो फॉर्म होती है ना उसे हम मोल्टन फॉर्म कहते हैं। लाइक आप अगर कस्टर्ड आपने खाया हो तो कस्टर्ड की जैसी वो फॉर्म होती है उसे हम मोल्टन फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अगर तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उस फॉर्म के अंदर होगा तो उसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, यानी कि फ्री ऑफ आइंस उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो फ्री ऑफ आइंस प्रेजेंस होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देगा।
आगे हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 800 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। उसकी मेन रीज़न भी यही है कि उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ओपोजिटली चार्ज की वजह से बने, तो इसलिए इनको ब्रेक करवाने के लिए हमें अमाउंट यानी कि एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है इनको ब्रेकेज करवाने के लिए। ठीक होगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल मौजूद है। उसकी रीज़न भी यही हमने आपको डायग्राम के भी अंदर देखा कि वो हर लिहाज से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं, इसलिए दरमियान में कोई फ्री स्पेस होती नहीं है जिसकी वजह से क्या हो सके कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है इनकी वो वीक हो जाए, लेकिन इसलिए इनकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इनके एक दूसरे के बड़े नज़दीक तर होते हैं। आगे हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसका कि यानी कि जो ये इजीली यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर जो होते हैं इनके अंदर अगर हम डालते हैं तो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होते ही कि जो वाटर होता है जो इनकी अट्रैक्शन फोर्स होती है आइंस की वो वीक कर देता है। लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड को हम वैसे मेल्ट करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम उसे वाटर के अंदर डालते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये वाटर की पावर की वजह, क्योंकि पावर की जो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इस वजह से क्या होता है इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स को या अट्रैक्शन जो आइंस की होती है वो क्या करता है वीक कर देता है, इसलिए ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड होगी होंगी। बहुत शुक्रिया जी। आगे हम बात कर लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड को भी बिल्कुल हमने आयनिक कंपाउंड की तरह पहले बड़े डिटेल के साथ देख लिया, यहाँ पे हम सिर्फ चंद एक उसकी छोटी सी बातें करेंगे। जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड जो हमारे पास बना हुआ आता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन यानी वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, बाकायदा वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना डुप्लेक्ट या ऑक्टेक्ट जो होता है उसे कंप्लीट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है ये हमेशा टू या मोर नॉन मेटल्स से बनेगा, यानी कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये हमारे पास मेटल्स में आता है, जैसे कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, या आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखे हमने ग्रुप्स के नेम दिए थे, उनके अंदर यानी कि वो हमारे पास मेटल्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे एटम जिनके अंदर अपनी सलाहियत हो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की। ठीक हो गया। अब अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में कंबाइन करवाएंगे तो वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक हो गया। जैसे कि सोडियम हमारे पास मेटल्स था और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल्स थी, दोनों को हमने कंबाइन किया तो आयनिक कंपाउंड बना। लेकिन याद रखिएगा कि जो कोवलेंट कंपाउंड है ये हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान होगा, और नॉन मेटल्स हमेशा जो अपना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लूज करते हैं ना वो गेन करती है, बाकायदा क्या करती है शेयरिंग करती है नॉन मेटल्स। ठीक हो गया, इसलिए ये नॉन मेटल्स में प्रेजेंस होता है कोवलेंट कंपाउंड। और अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, अगर तो इनका लो मोलिकुलर मैस है, लो मोलिकुलर मैस वाले कोवलेंट कंपाउंड हैं तो वो ज़्यादातर हमारे पास गैसियस फॉर्म में होंगे, या तो फिर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बड़ा लो होगा, यानी कि बहुत जल्द बॉयल होने वाले जो लिक्विड होते हैं वो होंगे हमारे पास। और जो हमारे पास इसके अंदर हायर मॉलिकुलर मैसेज वाले आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास सॉलिड फॉर्म आ जाती है, यानी कि लोअर मॉलिकुलर मैस वाले जो कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे पास वो गैसियस और लो बॉइलिंग लिक्विड वाले होते हैं, और जो हाई मॉलिकुलर मैस वाले कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉलिड स्टेट वाले आते हैं। जी, अब हम थोड़ा सा कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही क्या होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू। अगर आयनिक कंपाउंड भी देखें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। आगे हम दूसरी बात करें, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि बहुत ही यानी कि बैड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को तो गुजरने ही नहीं देते। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास दो स्टेट थी, एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो या तो हमारे पास फ्री ऑफ आइंस होने चाहिए। अब क्योंकि ये तो आइंस होते नहीं है इसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, इसलिए यहाँ पे आइंस वाली बात होगी रिजेक्ट। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन चूंकि इसने अपना ऑक्टेट या डुप्लेक्ट कंप्लीट कर लिया होता है तो इसलिए ये क्या होते हैं
कि इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट्स नहीं होते, तो इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इतनी जल्दी अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। लेकिन कुछ कंपाउंड के हमारे पास है जो अगर पोलर यानी कि अगर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो पोलर जो होते हैं ये सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब सॉल्वेंट्स क्या होती है? सॉल्वेंट याद रखिएगा, सॉल्वेंट हम कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास वाटर मौजूद हो, जिसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया? एक्वस का वर्ड जब भी आएगा तो आपने याद रखना, यानी कि ऐसा चीज़ जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर हो। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होगा, तो ये इजीली उसके अंदर क्या करेंगे, कंडक्ट कर। ये सिर्फ पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड हो गए इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है। जी, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं होते। लेकिन ये जो एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, ठीक हो गया, नॉन एक्वस सोल्यूशन सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर वाटर नहीं होता। अभी हमने डिस्कशन कर रहे थे एक्वस का वर्ड जिधर आएगा समझ आएगा पानी है। अब यहाँ पे नॉन एक्वस आ गया, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर वाटर नहीं है, पानी नहीं है। ठीक हो गया? तो ऐसे जो सॉल्वेंट होंगे उनके अंदर हमारे पास ये क्या हो जाता है, इजीली सोते हैं, लाइक अ बेंजीन, एथर वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? तो इनके अंदर यानी कि वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट होंगे तो उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन जो होगा ये उसके अंदर यानी कि डिजोल्व नहीं होते, लेकिन जबकि ये जो सोल्यूबल यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं इनके हैं डिजोल्व हो जाते हैं। जी, आगे हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यह है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास सॉलिड स्टेट आ जाती हैं। अब सॉलिड स्टेट आती हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं और थ्री डिमेंशनल बॉन्डिंग बनाई होती है। थ्री डिमेंशनल बॉन्डिंग से क्या हमारा, जैसे कि नॉर्मली ये हमारे पास कुछ थ्री डिमेंशनल बॉन्डिंग्स बनी हुई हैं कोवलेंट कंपाउंड की, जैसे कि लाइक अ डायमंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास शेप जो होती हैं ये थ्री डिमेंशनल होती हैं, यानी कि हर लिहाज से इन्हें देखा जा सकता है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम नॉर्मली डिस्कशंस कर लेते हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की। पोलर और नॉन पोलर हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा ख़ास फ़र्क नहीं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है? जबकि जो पोलर कोवलेंट होता है वो हमारे पास वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी देखा था कि कोवलेंट की जो पोलर कोवलेंट है वो वाटर के अंदर क्या आ जाता है, इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी तरह जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते, जबकि जो पोलर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है? क्योंकि उनके अंदर आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, इसलिए। तो ये था हमारा कोवलेंट कंपाउंड जिसके अंदर हमने पोलर और नॉन पोलर को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हम आज देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ये भी बेसिकली हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की ही टाइप है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ठीक होगा? इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखा। हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड के साथ क्या आती है, मोस्टली सिमिलर है। बहुत ज़्यादा इसकी कोवलेंट कंपाउंड से प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती है। चूँकि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है ये ज़्यादातर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है इनके अंदर पानी के अंदर बहुत ही कम सी आयंस बनाते हैं, यानी कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते या बहुत ही माइनर से डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कि आयनिक कंपाउंड था, जैसे जैसे वाटर के अंदर डालते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। चूँकि इनकी नेचर के अंदर पाई जाती है कि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो सोल्यूशन होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो अभी बस आप यहीं पे याद रखें कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होंगे जो जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। जी, आगे हम बात कर लेते हैं मेटल्स की।
तो मेटल्स हमारे पास ज़्यादातर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से रिलेट रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं। और याद रखिएगा कि मेटल्स की अगर हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस पे बात आती है, यानी कि ये बहुत जल्द कंडक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, ये मेटेलिक लेस्टर्स होते हैं, यानी कि इनके मेटेलिक चमक होती है, ठीक हो, ये चमकीले होते हैं थोड़े से। आगे हम बात करते हैं दूसरे की कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, ये ज़्यादातर आइंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादा होता है। थर्ड हम बात करते हैं कि ये इनकी लो आयोनाइजेशन होती है, साइज़ में ये बड़े होते हैं। याद रखिएगा कि जो एटम या मॉलिक्यूल या जो हमारे पास एलिमेंट है वो साइज़ में जितना बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी वीक होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए यूज़ होती है। अब निकालने के लिए क्या होता है कि न्यूक्लियस का उसके ऊपर वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है वो बड़ी वीक होती है। अब जितनी वो फोर्स वीक होगी हम बहुत ही थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते ही उसको शेल में से क्या करते हैं, एग्जिट करवाते हैं, उसको बाहर निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि उनके दरमियान नंबर ऑफ शेल, इनर शेल होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एटम का जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स उसके ऊपर उतनी ही वीक होगी। अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा वीक होगी हमारे पास उतनी ही लो आयनाइजेशन एनर्जी हम प्रोवाइड करके उसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर खारिज करवा सकते हैं। और एटम का किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना हमारे पास कैटाइन बनाता है और इजीली हम उस एटम को इजीली कैटाइन बना सकते हैं। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और कैटाइन बन जाते हैं इजीली। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से। ठीक हो गया। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे होते हैं। और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे होते हैं कि इसके जो हर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है, लेकिन ये किसी भी एक न्यूक्लियस के पास परमानेंट नहीं रहते। जैसा कि हमने मेटेलिक बॉन्ड जब पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था किस तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं, हर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं, लेकिन किसी भी एक एटम के साथ ये अटैच नहीं रहते। इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है, ये ज़्यादातर मेलिबल्स या डक्टाइल होते हैं। मेलिबल्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को यानी कि कूट कर, यानी कहते हैं ना, उसको रोल्ड करके उसको थोड़ी लगा कर या कोई चीज़ मारने से उसे क्या करके शीट बना दे। लाइक जैसे कि हमारे पास जैसे छोटी एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक हैमर है, ये गोल्ड के हमारे पास, इसके हमने गोल्ड के ऊपर हैमर से क्या क्या थोड़ी सी इसको पनिश किया। पनिश करने से क्या हुआ, ये हमारे पास टोटली एक आपको प्लेन फॉर्म में शीट की फॉर्म बन गई आगे, जिसके कि ये नॉर्मली एक कॉइन बना हुआ है। ठीक हो गया। तो यानी कि ऐसी जो हमारे पास मेलेबिलिटीज़ होती है, ये ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हम शीट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है एक। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमारे पास किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मेटल की जिसके अंदर से हम पुश करके खींच कर एक वायर बना देते हैं। लाइक जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने इसको खींच के एक लॉन्ग वायर बना दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास डक्टिलिटी। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर था जिसके अंदर नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी बॉन्डिंग की, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड होगी होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।